हेलो दोस्तों, एग्जाम गाइड एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे गोल्डफिश के बारे में तथा जो अपना इस्लामिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में इस लेक्चर में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही कुछ जो अपनी जो रक्षा प्रणाली होती है जैसे S-400 विदेशों की जो रूस की है और इजराइल की जो आयरन डिफेंस सिस्टम है उनके बारे में भी इस लेक्चर में अपन चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्डफिश को किस राज्य के स्टेट फिश घोषित किया गया है? तो बताइए, हाल ही में कर्नाटक, गोवा, गुजरात, ओडिशा में से कौन सा जिला है, कौन सा राज्य है जिसने गोल्डफिश को अपना स्टेट फिश घोषित किया है? दोस्तों, गुजरात ने ऐसा किया है। गुजरात ने जो गोल्डफिश है उसे अपना स्टेट फिश घोषित किया है। गोल्डफिश को गाइस ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर के नाम से भी जाना जाता है, अथार्टी से प्रोटोनिबिया डाइकेंथस के नाम से भी जाना जाता है। इसके निवास स्थान की बात करें अर्थात इसके हैबिटेट की बात करें तो ये जो अपना हिंद प्रशांत क्षेत्र है, जो हिंद प्रशांत महासागर है, वहां पर आप इसको देख सकते हैं। साथ ही इसके प्राकृतिक परावास, जो इनका प्राकृतिक वास है उसके बारे में बात करें तो यह फारस की खाड़ी से लेकर जो प्रशांत महासागर है वहां तक विस्तृत है और वहां पर इस मछली को आप आराम से देख सकते हैं। दोस्तों, इस मछली का बहुत ही ज्यादा आर्थिक महत्व है। इंटरनेशनल मार्केट में इस मछली की बहुत ही ज्यादा डिमांड है। चीन और जो अन्य एशियाई देश है, इन देशों में इस मछली की बहुत ज्यादा मांग है। दोस्तों, इस मछली की बाजार में उच्च मूल्य होने के कारण अर्थात बाजार में ये महंगी मिलती है, इस कारण इसे सी गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। इस मछली का मांस है वो यूरोपीय और जो मध्य पूर्वी एशियाई देश है वहां पर निर्यात किया जाता है और इसका जो 1 किलोग्राम मांस है वो मिल जाता है, मीट है वो 5,000 से 15,000 रुपए के बीच में मिलता है। दोस्तों, ये बहुत उपयोगी है, जो अपनी आंख है उनकी हेल्थ के लिए ये बहुत ही उपयोगी। ये जो आंखों की रोशनी है उसको बढ़ाने में सहायक होती है। साथ ही जो बढ़ती उम्र होती है लोगों की, उसके साथ जो स्किन पर झुर्रियां पड़ जाती है उसको रोकने में ये सहायक है, क्योंकि इसमें कोलेजन की मात्रा पाई जाती है और जो कोलेजन होता है वो झुर्रियों को रोकता है और त्वचा को लचीला बनाता है। दोस्तों, अगर इसे नियमित रूप से किसी बच्चे को दिया जाता है तो उसका जो IQ है, इंटेलिजेंस, कॉन्सेप्ट है, उसमें सुधार होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें अमोगा 3 नामक एक अम्ल पाया जाता है, अमोगा 3 इसमें पाया जाता है, जिसके कारण बच्चों का IQ लेवल बढ़ जाता है। इस तरह ये अपनी जो मस्तिष्क की कोशिकाएं होती है उनके विकास में बहुत ज्यादा योगदान देता है। और ये मछली है, गोल्डफिश है, इसे IUCN जो अपना यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन यूनियन है उसकी जो रेड डाटा बुक है, रेड लिस्ट है, उसकी कैटेगरी में ये निकट संकटग्रस्त लिस्ट में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोजेक्ट कुसु किसके द्वारा शुरू किया गया? तो दोस्तों बताइए, प्रोजेक्ट कुसु है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो गाइस, जो प्रोजेक्ट कुसु है वो अपने DRDO द्वारा शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये अपने DRDO है उसके द्वारा शुरू किया गया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है भारत के लिए। बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट है वो अपने DRDO रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा शुरू किया गया है, जो कि भारत की एक महत्वाकांक्षी रक्षा पहल है। ठीक है, इसका उद्देश्य 2028 से 29 तक भारत एक लंबी दूरी की जो वायु रक्षा प्रणाली है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसका विकास करे तथा लंबी दूरी की जो वायु रक्षा प्रणालियां होती है इसमें क्रूज मिसाइल, स्टील जो फाइटर जेट होते हैं, ड्रोन होते हैं, उसके से जो दुश्मन के जो प्रोजेक्ट होते हैं आदि के जो कवच होते हैं उनका पता लगाने के लिए, साथ ही उन्हें नष्ट करने के लिए प्रोजेक्ट कूस है वो DRDO द्वारा इस पर काम किया जा रहा है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में 3 प्रकार के इंटरसेप्टर मिसाइलों
के साथ उन्नत निगरानी की जाएगी। जैसे कि जो 3 प्रकार की इसमें मिसाइल है, एक तो 150 किलोमीटर की, एक 250 किलोमीटर की और एक 350 किलोमीटर की रेंज के साथ इसकी निगरानी हेतु इसे विकसित किया जा रहा है और अग्नि नियंत्रण रडार इसमें शामिल किया जा रहा है। दोस्तों ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो प्रोजेक्ट कूस है डीआरडीओ का, वह इजराइल का जो आयरन डोम रक्षा प्रणाली है और रूस की जो प्रसिद्ध S-400 रक्षा प्रणाली है, उससे बेहतर प्रदर्शन करेगा। यहाँ पर नाम आया है इजराइल का आयरन डोम प्रणाली और रूस की S-400 रक्षा प्रणाली। इनके बारे में भी अपन यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो रूस की जो S-400 जो ट्रायम्पेट मिसाइल सिस्टम है, वो रूस द्वारा विकसित एक बहुत ही बड़ा जो सतह से हवा में मार करने वाला और मोबाइल से चलने वाला एक मिसाइल रक्षा प्रणाली है, जो कि रूस का डिफेंस सिस्टम है जो रूस की रक्षा करता है। दोस्तों S-400 है वो विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल जैसे विभिन्न प्रकार के जो हवाई लक्ष्य होते हैं, टारगेट होते हैं, उनको रोकने में काम करता है, साथ ही उनको नष्ट करने में भी यह सक्षम है। इसकी मारक क्षमता की बात करें तो इसकी मारक क्षमता है वो 30 किलोमीटर की ऊंचाई के साथ 400 किलोमीटर तक है और इसमें 4 अलग-अलग प्रकार की मिसाइलों के साथ-साथ इसमें 36 टारगेट पर हमला करने की क्षमता है। दोस्तों S-400 है उसकी परिचालन हेतु विश्व में अत्याधुनिक सबसे खतरनाक लंबी दूरी की जो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जिसे अमेरिका द्वारा विकसित जो थार्ड है उससे काफी उन्नत माना जाता है। तो ध्यान रखना कि जो अमेरिका का जो रक्षा डिफेंस सिस्टम है वो थार्ड है। ये आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है, आईएएस प्री में, कि थार्ड क्या है। थार्ड है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि अमेरिका का डिफेंस सिस्टम है। S-400 डिफेंस सिस्टम है वो रूस का। अब बात कर लेते हैं इजराइल की जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है उसके बारे में। दोस्तों ये जमीन से हवा में मार करने वाली एक डिफेंस प्रणाली है, जिसमें रडार, इंटरसेप्टर मिसाइलें आदि शामिल है, जो कि ये इजराइल की ओर से जो रॉकेट दागे जाते हैं मिसाइल को ट्रैक करने के लिए और उनको निष्क्रिय करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो इजराइल के ऊपर जो रॉकेट दागे जाते हैं उससे इजराइल की यह सुरक्षा करती है। ये विभिन्न मिसाइलों को ट्रैक करता है और उन्हें निष्क्रिय करता है तथा इजराइल को ये बहुत ही बढ़िया सुरक्षा प्रोवाइड करवाता है। इसके द्वारा संचालित राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम तथा इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित किया गया है। इसे 2011 में तैनात किया गया था। दोस्तों जो आयरन डोम प्रणाली है वो रॉकेट, तोपखाने और मोटर्स के साथ साथ जो विमान, हेलीकॉप्टर तथा जो अनमैन्ड एयर व्हीकल है अर्थात मानव रहित हवाई वाहन, उनके बचाव में विशेष रूप से ये उपयोगी है। डोम की क्षमता है वो 70 किलोमीटर है। कितनी है? लगभग 70 किलोमीटर है तथा इसमें डिटेक्शन और ट्रैकिंग, रडार, बैटल मैनेजमेंट और हथियार नियंत्रण तथा मिसाइल लॉन्चर जैसे महत्वपूर्ण घटक शामिल है। अगला क्वेश्चन है आईसीआईसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो दोस्तों बताइए जो आईसीआई है उसकी जो पहली महिला है उसमें शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर है डानिया एलुडीजी। ठीक है, यही महिलाएं जो कि आईसीआई क्रिकेट में शामिल हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में इस्लामिक अरब शिखर सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ? तो दोस्तों हाल ही में जो अपना इस्लामिक अरब शिखर सम्मेलन है वो अपने रियाद में समिट हुआ इसका। अब यहाँ पर बात करेंगे अपन इस्लामिक सहयोग संगठन के बारे में। दोस्तों इस्लामिक सहयोग संगठन है वो मुस्लिम जो दुनिया है, मुस्लिम जगत की सामूहिकता का प्रतिनिधित्व करने वाला एक बहुत ही बड़ा संगठन है। किसकी वकालत करता है? जो मुस्लिम जाति जो लोग हैं, जहाँ पर मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है वहां का ये बहुत ही बड़ा संगठन है। इसका गठन है वो सितंबर 1969 में मोरक्को के रबात में एक ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन हुआ था, वहां पर किया गया था। कब? सितंबर 1969 में मोरक्को के रबात में, जिसका लक्ष्य था उस समय
कि एक 28 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई द्वारा यरूशलेम में जो अल बक्सा मस्जिद थी, वहां पर आगजनी की घटना घटित हो गई थी। इसके बाद में जो इस्लामिक मूल्य है उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो कोऑपरेशन है उसका गठन किया गया था। दोस्तों, इसमें लगभग 4 महाद्वीपों के 57 सदस्य देश हैं। ठीक है, और ये क्या है कि जो अपना ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कोऑपरेशन है, ये संयुक्त राष्ट्र के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा संगठन है। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है वो यूएनओ है, उसके बाद में ओआईसी है, इस्लामिक सहयोग कोऑपरेशन। दोस्तों, यह संगठन इस्लामिक और जो मुस्लिम जगत है उसकी सामूहिक आवाज की बात करता है। ये विश्व के विभिन्न लोगों के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय शांति है उसको बनाए रखने की बात करता है, साथ ही सद्भावना को बढ़ावा देता है और जो मुस्लिम लोग हैं उनके हितों की और सुरक्षा के लिए दुनिया भर में उनकी रक्षा करता है। इसके प्रमुख उद्देश्यों की बात करें तो ये जो इसके सदस्य देश है, इसके 57 सदस्य देश है, उनके बीच में एकजुटता स्थापित करने का काम करता है तथा ये कब्जे वाले किसी भी सदस्य देश की पूर्ण संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की बहाली का समर्थन करता है। इसके अलावा जो इस्लाम धर्म है उसके संरक्षण करता है, उसे रक्षा प्रोवाइड करवाता है, साथ ही इसकी जो निंदा करता है उसका ये विरोध भी करता है। ओआईसी है वो मुस्लिम समाजों में बढ़ते असंतोष को रोकता है, साथ ही यह सुनिश्चित करने का काम भी करता है कि सदस्य राज्य है वो जो अपनी संयुक्त राष्ट्र महासभा है तथा जो मानवाधिकार परिषद है और जो अन्य भी जो इंटरनेशनल मंच है उन पर उनको एकजुट करने का काम करता है, ताकि वह मुस्लिम जो समाज है, मुस्लिम लोग हैं, उनकी आवाज विश्व स्तर तक उठा सके। दोस्तों, इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वो जिहाद सऊदी अरब में इसका हेडक्वार्टर। इसके चार्टर के बारे में बात करें तो इसका चार्टर का जो प्रमुख उद्देश्य है, इसमें चार्टर का पालन करते हुए निर्धारित किया गया है कि इसके उद्देश्य, सिद्धांतों, संचालन तंत्र को आदि के इसके चार्टर में निर्धारित किया गया। इसके चार्टर को पहली बार 1972 में अपनाया गया था। ठीक है, बाद में जो नया चार्टर है इसे हाल ही में अभी अपने मार्च 2008 में सेनेगल के एक डकार में अपनाया गया था। इसमें कहा गया है कि सभी सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध होने के साथ साथ जो महान इस्लामिक शिक्षाएं हैं तथा जो मूल्य हैं उनको निर्देशित करना है और उनको प्रेरित करना है। बात करते हैं इसके सदस्यों के बारे में, तो ये इसके स्थायी सदस्य देश हैं जो लगभग 57 के आसपास है। ध्यान रखना कि इसके जो सदस्य देश हैं वो मुस्लिम बाहुल, मतलब यहाँ पर मुस्लिम लोग हैं वो ज्यादा है, लेकिन भारत इसका सदस्य नहीं है। हालांकि भारत में मुस्लिम लोग अच्छी खासी आबादी में रहते हैं, लेकिन फिर भी भारत को इसका सदस्य नहीं बनाया गया है। इसके पर्यवेक्षक देशों के बारे में बात करें तो इसके जो सदस्य हैं उनमें देश में आता है बोस्निया हर्जेगोविना, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, थाईलैंड, रूस और साइप्रस तथा जो तुर्की गणराज्य हैं उनको इसका ऑब्जर्वर स्टेटस प्राप्त है। वह इंटरनेशनल संगठनों में जैसे कि यूएन हो गया, अपना गुटनिरपेक्ष आंदोलन हो गया तथा लीग ऑफ अरब स्टेट हो गया, अफ्रीकन यूनियन हो गया और आर्थिक सहयोग संगठन हो गया, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इनको इसका ऑब्जर्वर स्टेटस प्राप्त है। किस किस को? यूएनओ को, और जो नेम है उसको अफ्रीकी संघ, आर्थिक सहयोग संगठन को, लीग ऑफ अरब स्टेट को। आगे बात करते हैं इसकी कार्य प्रणाली के बारे में। तो इसका दोस्तों कोई सदस्य बनना चाहता है तो वो मुस्लिम बाहुल्य देश होना चाहिए, साथ ही वह संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भी होना चाहिए। दोस्तों, ओआईसी की जो विदेश मंत्री है उसकी परिषद में पूर्ण सहमति के साथ किसी देश को सदस्यता दी जा सकती है। साथ ही अगर किसी देश को ऑब्जर्वर स्टेटस प्राप्त हो, जैसे कि पर्यवेक्षक का दर्जा दिया जाना हो, तो ये समान प्रावधान उस पर भी लागू होते हैं। इसके निर्णय प्रक्रियाओं की बात करें तो संगठन में जो सभी निर्णय लिए जाते हैं वो 2/3 सदस्यों की उपस्थिति में लिए जाते हैं। साथ ही जो इन 2/3 सदस्यों की उपस्थिति के साथ पूर्ण सहमति के साथ परिभाषित गणपूर्ति की आवश्यकता होती है, ताकि किसी देश को सदस्यता प्राप्त या किसी देश को सदस्यता दी जा सके। दोस्तों, आम सहमति, अगर किसी देश को सदस्य बनाने के लिए आम सहमति नहीं बनती तो इसमें निर्णय है वो उपस्थित और जो मत करने वाले सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत से किया जाता है।
गाइस, इसके विदेश मंत्रियों की जो परिषद होती है वो मुख्य निर्णय लेने वाली महत्वपूर्ण संस्था होती है और यह ओआईसी की जो सामान्य नीतियां होती है उनको कैसे लागू करना है, उनका कैसे निर्णय करना है आदि के ऊपर यह वार्षिक बैठक का आयोजन भी करती है। ये सामान्य हितों के मामले पर निर्णय लेती है, संकल्प लेती है, उनकी प्रगति की समीक्षा करती है, साथ ही उनके कार्यक्रम और जो बजट होते हैं उन पर विचार विमर्श करके अनुमोदन करती है। ये सदस्यों की जो राज्य की समस्या उनके विशिष्ट मुद्दों को उठाती है और नई समिति स्थापित करने की सिफारिश करती है। बात करें इसके पास फंड कहाँ से आता है, तो दोस्तों इसके जो 57 सदस्य देश है उनकी जो नेशनल इनकम है उसके अनुपात में इसका वित्त पोषण किया जाता है। अगर किसी सदस्य देश के मतदान का अधिकार तब निलंबित कर दिया जाता है जब उसकी बकाया राशि पिछले 2 वर्ष के लिए या फिर उनके द्वारा देय योगदान की राशि के बराबर या उससे अधिक हो। इसमें क्या है कि सदस्यों को वोट देने की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब विदेश मंत्रियों की परिषद संतुष्ट हो कि यह विफलता सदस्यों के नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण है। दोस्तों इसमें क्या होता है कि एक इस्लामिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है जिसमें राजाओं और जो देश के प्रमुख होते हैं उनके द्वारा ये गठित किया जाता है। वो ये उनके द्वारा जो गठित किया जाता है ये जो संगठन के वो लोग होते हैं जिनको सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होते हैं। यह जो शिखर सम्मेलन है वो 3 वर्ष में एक बार गठित किया जाता है जहाँ पर इस्लाम से जुड़े हुए जो विचार विमर्श है उनके ऊपर विचार किया जाता है, नीतियों पर विचार विमर्श किया जाता है तथा यहाँ पर नीतिगत निर्णय भी लिए जाते हैं। संगठन से संबंधित मुद्दों पर मार्गदर्शन प्रदान करता है यह शिखर सम्मेलन, साथ ही सदस्य देशों से संबंधित जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर भी विचार करता है। दोस्तों इसकी स्थायी समितियों के बारे में बात करें तो ओआईसी के पास सूचना और सांस्कृतिक मामलों की मंत्रालय की समिति, आर्थिक एवं वाणिज्यिक मामलों की, साथ ही वैज्ञानिक और तकनीकी पहल पर समिति और यरूशलेम के लिए ये सहयोग समिति हेतु स्थायी समितियों का यहाँ पर गठन भी किया जाता है। अब लास्ट बात करते हैं इसके जो वित्त मंत्रियों की परिषद होती है, जो विदेश मंत्रियों की परिषद होती है उसके बारे में। तो दोस्तों विदेश मंत्रियों की जो परिषद होती है वो इस्लामिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मुख्य निर्णय लेने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था है। यह संगठन की सामान्य नीतियों को लागू करता है तथा उस पर निर्णय लेता है और उस पर वार्षिक बैठक का आयोजन भी करता है। इसके प्रमुख कार्यों के बारे में बात करें तो ये सामान्य हित के मामलों पर निर्णय लेता है, संकल्प लेता है तथा उनकी प्रगति क्या प्रगति हो रही है उनके बारे में समीक्षा करता है और उसके जो विभिन्न कार्यक्रम बनाए जाते हैं उनके लिए क्या कुछ बजट चाहिए होता है, क्या कुछ पैसा चाहिए होगा, उस पर यह विचार विमर्श करता है। सदस्य राज्यों को परेशान करने वाले जो विशिष्ट मुद्दे होते हैं उन पर यह विचार करता है और किसी नए अंग या समिति की स्थापना करने की सिफारिश करता है ताकि सदस्य राज्यों की जो परेशानियां उनसे निपटा जा सके। अगला क्वेश्चन है, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? तो दोस्तों बताइए सुगाली माता, जिलानी माता, लटियाल माता, सुंदा माता में से कौन है जो कि अलवर क्षेत्र की लोक देवी है? तो दोस्तों इसका आंसर है जिलानी माता। जिलानी माता है वो अलवर क्षेत्र की लोक देवी है। सुगाली माता है वो अपने कुसाल सिंह के टाइम की लोक देवी है, अपनी पाली आवा पाली के आसपास की, और सुंदा माता है वो अपने जालोर क्षेत्र की प्रमुख देवी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश की सीमा से नहीं लगता? तो छत्तीसगढ़, यूपी, केरल, राजस्थान में से कौन सा राज्य है जिसकी सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती? आप ये आंसर आसानी से बता सकते हैं, कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है, सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में राजधानी क्या बनी थी? दोस्तों तोमर राजपूत थे, उनके दौरान कौन सी किसे राजधानी बनाया गया था? तो उन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। अष्टदिग्गज किसके दरबारी थे? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो अष्टदिग्गज थे, 8 महत्वपूर्ण कवि थे अष्टदिग्गज, वो किसके दरबारी थे? दोस्तों अपने विजयनगर साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण शासक था तुलु वंश का कृष्णदेव रोय। कृष्णदेव रोय के दरबारी थे अष्टदिग्गज, जो कि इसके दरबार के 8 महान कलाकार थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है?
तो दोस्तों बताइए, अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन में से कौन सा नगर है जो कि कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है? तो दोस्तों अपना अगरतला है जो कि त्रिपुरा का कैपिटल है, वह अपने कर्क रेखा के सबसे निकटतम स्थित क्षेत्र है। अंतिम क्वेश्चन है अपना, भारत का कौन सा सफेद पानी के नाम से भी जाना जाता है? अर्थात कौन सा स्थान है जो सफेद पानी के नाम से भी जाना जाता है? लेह, लद्दाख, कारगिल, सियाचिन में से कौन सा क्षेत्र है जिसे भारत का सफेद पानी कहते हैं? तो दोस्तों जो अपना सियाचिन ग्लेशियर है उसे भारत का सफेद पानी के क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। सियाचिन ग्लेशियर है वो भारत का बहुत ही हाईएस्ट पीक पॉइंट है जहां पर भारत की सिक्योरिटी तैनात है। ध्यान रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्षेत्र। इसे भारत का सफेद पानी क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये यहाँ पर आप आंसर की देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।